बहुत कुछ होता रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म बन रही है तुम सा नहीं देखा, और गीत भी बन गया है, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। साहिर साहब में और ओपी नैयर में कुछ हो गई तकरार आपस में, दोनों अलग हो गए। फिल्म में रह गए ओपी नैयर और जुदा हो गए साहिर साहब। लेकिन ओपी नैयर के लिए भी और साहिर साहब के लिए भी हम कहते हैं भाई वह सच है, तुम सा नहीं देखा। और जादूगरी कुछ इस किस्म की ओपी नैयर की कि हमारे मित्र पराग डिमरी साहब ने उन पर पुस्तक लिख दी। पुस्तकें तो बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन पराग साहब की जो पुस्तक की महक होती है उसमें बड़ी नैसर्गिकता होती है, नेचुरल फ्लेवर होता है। तो जिंदाबाद पराग साहब, करते रहिए इसी तरह फिल्म समीक्षक के रूप में काम। और मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ बातें। गीत अतीत वो मेरे मीत, आज की शहर बड़ी खुशनुमा है, माहौल सरदाना सा है, सर्दी सी है मतलब, लेकिन मुझे याद आ रही है एक दौर की ऐसी ऐसी बातें जो मैं कहने जा रहा हूँ। ओपी नैयर साहब का जिक्र हो और एस एस बिहारी साहब को हम भूल जाएं, ये हो नहीं सकता। कैसे रसीले गीत उन्होंने बनाए, दीवाना हुआ बादल। और एस एच बिहारी साहब की बिटिया ने भी एक पुस्तक लिख दी अपने अब्बा पे, इशारों इशारों में, वो भी एक बेहतरीन पुस्तक है। और वो दौर ही कुछ ऐसा था कि जिसे हम ज़रा सा एक पल के लिए याद करते हैं तो एक अजीब सी गुदगुदी मन में होती है, क्योंकि आज के दौर में गुदगुदी अपनी जगह खो चुकी है। लेकिन इन गीतों को सुन के ऐसा कुछ होता है, बहुत सी बातें कहने के लिए। और कहता 78 आरपीएम के रिकॉर्ड्स को बहुत सुनते थे हम, लेकिन उसके बाद आ गया कैसेट्स का ज़माना। और कैसेट्स का ज़माना आते आते उस महान गायिका का करियर लगभग आखिरी दौर में आ गया। और हम तो यही कहते रहे कि ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। सुरैया इतनी खूबसूरत अदाकारा और उतनी खूबसूरत गायिका, उनका भी हिंदी फिल्म्स के इतिहास में बहुत योगदान है। और ये जो कैसेट्स आए, इसके बाद में सीडी आ गई, सीडी के बाद पेन ड्राइव आ गया, और अब तो न जाने क्या क्या। लेकिन उन कलाकारों को हम बहुत याद करते हैं। हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने, हम कहाँ होंगे। यूं ही बैठे बैठे सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों को याद किए लेता हूँ, कुछ किस्सों को याद किए लेता हूँ। तो कितने सारे गीत अचानक उभर के सामने आने लगे। वो एक बड़ा ही खूबसूरत दिलकश सा दौर था जिसमें सभी लोग मिलकर के काम करते थे। मैं ख़ास तौर से 50s और 60s के सिनेमा की बात कर रहा हूँ। कहीं से एक आवाज़ आ रही है, ख़याम साहब की धुन है और साहिर साहब ने लिखा है और मुकेश साहब गा रहे हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। और दूसरी तरफ रफ़ी साहब ने धुन बना दी और रफ़ी साहब ने गा दिया, चौदहवीं का चांद हो। यूँ लगता था जैसे रस बरसता है उस संगीत से। तो मुझे बचपन से ही फिल्म्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा। ये अलग बात है कि मैं हो गया प्रोफेसर, लेकिन आज इतने अरसे के बाद में मुझे 50s और 60s के न जाने कितने सारे गीत याद आते हैं और गीत अतीत याद आते हैं। तो हुआ कुछ यूँ भी कि मित्र कमलजीत का फिल्म इंडस्ट्री में चले जाना 1971 में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पड़ाव था। अच्छा, मैं दरअसल बचपन से ही कुछ अजीब काम करता रहता था। फिल्मी मैगजीन्स को देख कर के कलाकारों को ख़त लिख देता था। लता मंगेशकर जी को मैंने ख़त लिख दिया 13 वर्ष की उम्र में, और उनका जवाब आया। जो हस्तलिखित उनका जवाब है वो आज तक मेरे पास महफूज है। मुकेश साहब को मैंने रूबरू सुना था शिमला में 1973 में, दो रातें, और उन्हें भी ख़त लिखा, उनका जवाब भी मेरे पास आया था और मैंने उनको भी सुना। एक दिन बैठे बैठे अचानक मन्ना दा को उनके सालगिरह पे मैंने फ़ोन कर दिया और कुछ देर तक मेरी उनसे बातचीत होती रही और दो गीत भी मैंने उनके लिए गा दिए। मन्ना दा अच्छे मूड में थे, कहने लगे, अरे आप पढ़ाते हैं, आप तो बहुत सुर में गाते हैं, आप तो बहुत सुर में गाते हैं। मेरे लिए ये आज तक एक आशीर्वाद है मन्ना दा का। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म स्थान कोटला सुल्तान सिंह, मैं वहाँ पहुँच गया। उस जगह जहाँ वो दुनिया में आए थे उसको छू करके देखा, महसूस किया। सचमुच ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है
और कभी कभी तो न जाने कितना कुछ हासिल हो जाता है। तो आज वहीं बैठे बैठे मन में आया कि चलो उस दौर के कुछ गीतों को याद कर लेते हैं और कुछ बातें उस दौर की करते हैं, क्योंकि आजकल इस दौर की बातें ज़्यादा होती हैं, उस दौर की बातें कम होती हैं। लोग भूल जाते हैं कि माजी जो है वो आधारशिला है आज की, और उसको कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना भी हो गया, गुलजार साहब, कैफ़ी आज़मी साहब, विनोद खन्ना और सुनील दत्त साहब, अशोक कुमार साहब। भाई अशोक कुमार साहब तो वाकई बरगद का पेड़ थे, एक पूरे दौर पे राज किया उन्होंने। तो ऐसा कैसे होता चला गया ज़िंदगी में कि इतना कुछ मिलता चला गया, जबकि मैं तालीम की दुनिया में रहा। लेकिन आज सुबह सुबह मन किया कि चलिए याद करते हैं कुछ ऐसे चेहरों को, कुछ ऐसे गीतों को, कुछ ऐसे उस दौर से जुड़े लम्हों को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना रंगीन बना दिया। क्यों आखिर हम 13-14 साल की उम्र में भागकर स्कूल से काला बाज़ार या तेरे घर के सामने देखने चले जाते थे? क्यों भाई? उन फिल्मों की कशिश इतनी थी। राजेंद्र कुमार अगर गा रहे हैं मेरे महबूब तुझे, और उधर से राजकुमार, ओ हो पाकीज़ा में कितने सारे कलाकार उस ज़माने में होते थे। हम मिस नहीं कर पाते थे उन फिल्म्स को, इसलिए भाग कर जाते थे और फिल्म्स को देखते थे। आज तक मन के अंदर बसा है वो सब कुछ, उस दौर का पूरा एक ख़जाना। तो मैं करता हूँ कुछ बातें शुरू, और ये सामने जोड़ी जुगल जोड़ी जो है ये तो प्रतीक है रोमांस की, और हिंदी फिल्म्स में रोमांस ना हो तो फिर बात क्या बनती है भाई। और कितने सारे रोमांटिक गीत उस दौर में बनते थे। कमाल तो हसरत साहब का भी है, और कमाल न जाने योगेश गौड़, कहाँ जाके मौका मिला सलील चौधरी साहब के साथ, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। मैं एक और काम करता हूँ कि सेंटिनरी जिनकी होती है, अभी एस मोहिंदर साहब को याद कर रहा था मैं, क्योंकि एस मोहिंदर साहब की ये सेंटिनरी है। कोई संगीतकार बड़ा छोटा नहीं होता, संगीतकार संगीतकार होता है। कोई कामयाब हो गया, कोई नहीं हो पाया, ये समय की धारा का बहता हुआ वो हिस्सा है। सबको सब कुछ हासिल होता नहीं। बस काफ़ी सारी बातें याद आ रही हैं, और काफ़ी सारे गीत याद आ रहे हैं, दौर याद आ रहे हैं। वो दिन याद आ रहा है जिस दिन पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का प्रीमियर हुआ था, और फिर उसके बाद चमकते हुए आसमान में सितारे, और उनमें से कुछ धूमिल होते हुए और कुछ टूट कर गिरते, कुछ कामयाब कुछ नाकाम। एक दौर है हिंदी फिल्म्स का जिसे आज enjoy 20वीं करता हूँ। शताब्दी में हिंदुस्तान तो गुलामी की जंजीरें पहने हुए था, लेकिन दुनिया में भी बहुत हलचल दिखाई दे रही थी, और चारों तरफ जो तूफान उठ रहा था उससे लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है। 1913 के करीब आते आते हिंदुस्तान में, बॉम्बे में भी एक ज़बरदस्त सृजनात्मक क्रांति चल रही थी। दादा साहब फाल्के नाम के इंसान एक प्रोजेक्ट में जुटे हुए थे। प्रोजेक्ट ये था कि ये जो नीरसता चारों तरफ फैली हुई है, इसे दूर करने का तरीका है फिल्म का निर्माण। और हुआ भी फिर यही कि उन्हें कामयाबी मिली, और 21 अप्रैल 1913 को बॉम्बे में चारों तरफ गहमा गहमी है, क्योंकि एक फिल्म बना ली है उन्होंने, राजा हरिश्चंद्र, और उसका प्रीमियर है। प्रीमियर मतलब सिलेक्टेड लोग बुलाए गए हैं, उन्हें दिखानी है कि ये फिल्म क्या है। जो उससे बाहर निकल कर आए सब तारीफ़ कर रहे हैं दादा साहब की कि वही वाह वाह वाह, आपने तो कमाल कर दिया, हमारी ज़िंदगी में तो एंटरटेनमेंट आ गया। क्योंकि अभी तक लोग या तो नौटंकी देख रहे थे, या थिएटर देख रहे थे, या अलग अलग तरीके से मनोरंजन ले रहे थे। और ये फिल्म जो है 3 मई को 1913 को थिएटर्स में भी आ गई। लेकिन जब लोग बाहर आए तो कहने लगे यार बस एक ही कमी है इसमें, आवाज़ नहीं है। और आवाज़ का सिलसिला अभी दादा साहब फाल्के नहीं कर पा रहे थे। वक्त बीतता चला गया, और आखिर 14 मार्च 1931 का दिन आ गया, और फिल्म रिलीज़ हुई आलम आरा, और लोगों ने तालियों से स्वागत किया, क्योंकि उस फिल्म में आवाज़ भी सुनाई दे रही थी किरदारों की। ये सब तो हो गया, लेकिन हिंदुस्तानी जो हैं बेसिकली संगीतमय लोग हैं। उनकी धड़कन में, उनके दिल में संगीत गूंजता रहता है। तो ये नैसर्गिक तौर पे उनको मिला है। वो पंजाब में अगर भांगड़ा हो रहा है तो दक्षिण भारत में अपना अलग तरह का संगीत है। तो ये हिंदुस्तानियों को एक बड़ी कुदरत का वरदान है
कि उनके मन में। तो आखिर एक दिन आया 1935 में, एक फिल्म रिलीज़ हो रही है धूप छाँव, और धूप छाँव का संगीत दिया आर.सी. बराल साहब ने, और वहाँ से शुरू हो गया प्लेबैक। अभी तक जो किरदार पर्दे पे काम करते थे वो खुद ही गा रहे थे, लेकिन प्लेबैक की जो शुरुआत होती है वो 1935 में होती है, और फिल्म का नाम था धूप छाँव। यानी अब अगर किरदार को गाना भी नहीं आता तो उसके पीछे से एक गायक है जो अपनी आवाज़ दे देता है, तो ये से कहते हैं प्लेबैक सिंगिंग। लो भाई, प्लेबैक सिंगिंग क्या शुरू हुई, अब तो मज़ा आ गया। पर्दे पे आपको सितारे दिखाई दे रहे हैं और गाने उनके कोई गा रहा है। और जितना मैं हिंदी फिल्म्स को देख सका हूँ, बचपन में 6-7 बरस की उम्र से फिल्म्स देखनी शुरू की, 12-13 साल की उम्र तक पूरी तरह फिल्म देखनी शुरू की, और 21-22 साल की उम्र तक तो मैं फिल्मों में पूरी तरह से रम गया। अब पहला जो दौर है उसमें सहगल साहब दिखाई देते हैं। मैं क्या जानूं क्या जादू है, अब इस आवाज़ का जादू ऐसा छाया कि इसी वक्त में पंकज मलिक साहब भी मौजूद हैं। ये कौन आज आया सवेरे सवेरे कि दिल कांप उठा सवेरे सवेरे। तो ये जो एक दौर है, एक दौर में देर तक जो है ये आवाज़ें गूंजती रहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो फिर जगमोहन जी दिखाई देते हैं। तुम मेरे सामने आया ना करो। कभी कभी जब आजकल हम इन आवाज़ों को सुनते हैं जो कि बहुत ही कम सुनाई देती हैं, तो नौजवान तबका थोड़ा मज़ाहिया से कहता है जी ये देखो गाने का तरीका क्या। भाई तुमको एक बात समझनी चाहिए, और वो ये है कि गाने का तरीका इसी तरीके से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे वो पॉलिश होता चला गया। एक प्रोड्यूसर को गानों में इतनी दिलचस्पी हुई कि एक फ़िल्म बनी इंद्र सभा, और उसमें उन्होंने 71 गाने रख दिए, 71 सॉन्ग्स। जो मैं चाह रहा था जो कहना आज विशेष तौर पे, क्योंकि ये वही समय जो आ रहा है, इसमें दादा साहब फाल्के को हम विशेष तौर पे याद करते हैं। कितनी मेहनत थी उनकी, और गीतों का फिर जो सिलसिला चला है, सहगल इरा के बाद में अनिल विश्वास साहब सुनाई देते हैं, और अब तो सिंगर्स की कतार आ गई है। सिंगर्स की कतार का मतलब एक ही वक्त में लगभग मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, थोड़ा साथ साथ ही लगभग तलत महमूद, मुकेश साहब, ये सारे सिंगर्स आ गए हैं, और इन सब सिंगर्स ने प्लेबैक सिंगिंग को एक नया रंग दे दिया है। और उधर संगीतकार, अगर अनिल विश्वास आ गए हैं तो उसके बाद में शंकर जयकिशन है, इधर एस.डी. बर्मन साहब दिख रहे हैं, मदन मोहन जी भी। मतलब 50s का जो ज़माना है, मैं अपनी बातें ज़्यादातर जो कहता हूँ वो 50s और 60s के संगीत पे ही उसका जिक्र करता हूँ, थोड़ा सा 70 के दशक की बातें भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि उस दौर की फिल्म्स की अपनी एक मासूमियत थी। राज कपूर ने एक हिस्सा संभाला हुआ है पूरे का पूरा, और उनकी पहली फिल्म आग अगर नहीं भी चली तो वो हिम्मत हारने वाले नहीं। बरसात में तुमसे मिले हम सनम, ये जो फिल्म है बरसात, ये तो बहुत ही चली, और यहाँ से सिलसिला उनका नरगिस के साथ में और गहरा हो गया, और देर तक दोनों आगे अच्छी फिल्म्स हम लोगों को देते रहे। दूसरी तरफ दिलीप कुमार साहब दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इन तीनों ही कलाकारों ने अपना अपना स्लॉट तय कर लिया था। तो राज कपूर तो चार्ली चैपलिन से बहुत ज़्यादा मुतासर हैं, और दिलीप कुमार की एक्टिंग जो है वो ओरिजिनल है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसमें ज़्यादा लोगों ने उन्हें पसंद किया पहले कि वो उदासी के बड़े गीत उन पर जो पिक्चराइज्ड हैं, जैसे देवदास फिल्म बनी, मितवा किसको खबर थी। अब तलत साहब की आवाज़ और दिलीप कुमार साहब की अदाकारी, उधर मुकेश साहब की आवाज़ और राज कपूर की अदाकारी। मुझको यारों माफ़ करना, मैं नशे में हूँ। ऐसी सटीक आवाज़ बैठी दोनों की, यानी मुकेश साहब की राज कपूर पे और दिलीप साहब पे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़। वो तीसरे हमारे कलाकार जो हैं देवानंद साहब,
वो अभी तजुर्बे कर रहे हैं। वो इतना हैंडसम इंसान है, उनको शुरू से ही लोगों ने पसंद किया। उनका एक पफ सर, उनका जो हेयर स्टाइल है वो बड़ा पसंद किया जाता था। तो ये कलाकार देवानंद ने शुरू में हेमंत दा से भी आवाज़ ली, और जैसे उन्होंने किया सफ़र में है ये बंजारा, तो हेमंत दा की भारी धीर गंभीर आवाज़ भी उन पे। फिर उन्होंने तलत साहब का भी इस्तेमाल किया, तुम तो दिल के तार छेड़ गए। ये सब चल ही रहा था, इतने में एक और सिंगर वहाँ पे अपनी जगह बना रहे हैं, और जब दिलीप साहब और देव साहब अपनी जगह बनाते बनाते ये महसूस करने लगे भाई अब जो सिंगर है वो, देव साहब को किशोर कुमार बहुत पसंद आए। उनकी पहली फिल्म जो ज़िद्दी है उसमें किशोर कुमार ने जो गीत गाया वो सहगल साहब की तरह से है। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। फिर आगे चलकर बर्मन दादा ने किशोर को समझाया कि अरे भाई, किसी की कॉपी करके कोई कहीं नहीं पहुँच सकता, तू अपनी अपनी ओरिजिनल आवाज़ में गा। और फिर किशोर कुमार ने जो धमाल किया वो छुपा नहीं है, बल्कि अपना पहला मशहूर गीत मुकेश साहब ने भी उसी अंदाज में गाया था, दिल जलता है तो जलने दे। तो ये दौर कुछ इस तरीके से था। और रफ़ी साहब की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब नौशाद साहब ने कहा भाई ये कोरस बना रहा हूँ सहगल साहब के साथ में, और उसमें तुम पीछे जो कोरस हैं उसमें खड़ा होना है, उसमें तुम्हें कोरस में खड़ा होना है और गाएंगे सहगल साहब। हो, रफ़ी साहब तो प्रसन्न हो गए। रूही 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 मेरे सपनों की रानी। और उधर फीमेल सिंगर्स में नूरजहाँ छाई हुई हैं, और धीरे धीरे लता मंगेशकर अपनी जगह। नूरजहाँ बड़ी पॉपुलर थी उस ज़माने में, और उनके गीत बहुत चलते थे वहाँ पर, लोगों को बहुत। उनकी एक अदाकारी भी वो करती थी, तो अदाकारी करते, लेकिन वो पार्टीशन के बाद में वो पाकिस्तान चली गई, और लता मंगेशकर जी के लिए तो रास्ता पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि उसी दौर में शमशाद बेगम भी मौजूद हैं, राजकुमारी भी मौजूद हैं, आमिर भाई कर्नाट के, ऐसी सिंगर्स भी हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी के जो गीत आया, आएगा 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 आने वाला आएगा, जहाँ मेल वॉइसेस में कई सारे सिंगर ऑलरेडी आ गए थे, लता मंगेशकर को इस गीत से इतना फ़ायदा हुआ कि अब वो घर घर की आवाज़ बन गई। थोड़ी अरसे के बाद में आशा भोंसले को भी मौका मिला, क्योंकि दोनों की आवाज़ें अलग अलग तरह से थीं, तो इसलिए आशा भोंसले भी अपना काम करती चली गईं। सारे सिंगर्स तो गायब हो गए, लेकिन आशा भोंसले को ये एडवांटेज है कि जो सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं सोलो, वो उन्होंने ही गाए हैं, लगभग 11,000 के करीब। तो गिनीज़ बुक का जो रिकॉर्ड है वो आशा भोंसले को हासिल है। हाँ, उनकी आवाज़ भी, कोई आया धड़कन कहती है, ऐसी खनक सी उनकी आवाज़ में सुनाई देती है। तो ये कलाकार, फिर उसके बाद में और आते हुए कलाकार शम्मी कपूर दिखाई दे रहे हैं। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, शम्मी कपूर ने तो खुल के इस बात को कह दिया कि मेरी पहली लगभग 11 फिल्म्स जो हैं वो तो चली नहीं बिल्कुल, लेकिन उसके बाद में जब तुमसा नहीं देखा में रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ मैंने अपना करियर आगे बढ़ाया, तो भाई फिर तो मुझे रास्ता मिल गया। और वो कहते हैं मेरी कामयाबी का श्रेय जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब को और कश्मीर को जाता है। बड़े ओरिजिनल एक्टर थे वो, किसी की कॉपी नहीं करते, वो नहीं, बिल्कुल नाच भी करना है तो करना है। और गाने रात के हम सफ़र थक के घर को चले, शम्मी कपूर तो छा गए भाई। उधर सुनील दत्त साहब ने भी धीरे धीरे रेलवे प्लेटफार्म एक फ़िल्म आई, उसके ज़रिए अपनी जगह बना ली। अभी तक वो एक अनाउंसर के रूप में काम करते थे, और उन्होंने भी बहुत कामयाबी हासिल की, और बाद में यहाँ तक भी हुआ कि वो प्रोड्यूसर हो गए, और उनकी फ़िल्म मुझे जीने दो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। वो बहुत ही हाईली क्रिएटिव इंसान के होता है, वो डेयरिंग इंसान थे सुनील दत्त। और नरगिस से उनका विवाह हो जाने के बाद तो उनकी ज़िंदगी में सुख ही सुख बरस पड़ा। मन्ना दा इस दौर में धीरे धीरे अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, लेकिन उनको जगह ये मिली कि राज कपूर ने महसूस किया कि मुकेश साहब कुछ और तजुर्बे ज़्यादा कर रहे हैं,
कभी एक्टर बनते हैं, कभी संगीतकार बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा इस आवाज़ को इस्तेमाल करें, और वो आवाज़ मन्ना दा की राज कपूर पे ऐसी छाई कि वो एक बार को तो मुकेश साहब भी घबरा गए, भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि मन्ना दा ने जो रोमांटिक, उन्होंने बोला भी अपनी पुस्तक में मेमोरीज़ का मलाइव में, मन्ना दा ने कहा है कि भाई ये तो मुझे राज कपूर ने एक नया जीवन दे दिया, वरना तो मेरे को तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे मेरी आवाज़ें ली जाती थी। और राज कपूर ने भी क्या कमाल, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे, और इसी तरह से आजा सनम मधुर चांदनी में हम प्यार हुआ इकरार हुआ है। तो ये जो गीत उभर के सामने आ रहे हैं ये ड्यूएट्स हैं, और इसमें शंकर जयकिशन कमाल के हैं। उधर गीतकारों में शैलेंद्र जी ने भी अपना मुकाम बना लिया, क्योंकि श्री 420 एक ऐसी फिल्म है जिस फिल्म में बहुत से लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। वैसे आवारा से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था। 60s का दशक मुझे यूँ लगता है कि हमारा जो हिंदी फिल्म्स का संगीत है वो मैच्योर होने लग गया। वो मैच्योर इस सेंस में होने लगा कि ज़रूरी नहीं है कि बर्मन दादा संगीत दे रहे हैं, या मदन मोहन जी ने भी इस बीच में अपनी गज़लें और सैड सॉन्ग्स बना करके लता जी के साथ में अपना मुकाम कायम कर लिया। कितने ही सारे, और फिर 63 आते आते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आ गए, उनसे पहले कल्याण जी आनंद जी ऑलरेडी। कल्याण जी आनंद थोड़े से अंडररेटेड माने जाते हैं, जबकि उनका संगीत बड़ा कमाल का होता था। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, लेकिन उन्हीं के साए तले काम करते करते इंडिपेंडेंट हो गए जब पारसमणि में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो कमाल हो गया। उधर हीरोइंस की पूरी कतार है, मीना कुमारी हैं, नरगिस है, निमी है और नलिनी जयवंत हैं, और वो अपना अपना काम कर रही हैं। लता मंगेशकर और आशा भोसले ने थोड़ा सा मौका सुमन कल्याणपुर को भी मिला, लेकिन ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छी सिंगर वो भी थी। तो हिंदी फिल्म्स में संगीत जो है वो जान है। मतलब ऐसी बहुत सी फिल्म्स हैं जिनके गाने रह जाते हैं लेकिन फिल्में गायब हो जाती हैं। अब बताइए, फिल्म का जो गाना है, माना मेरे हंसी सनम तू रश के माहताब है। अब ये गीत देखिए, जीएस कोहली की धुन है, एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड है, कोई जानता नहीं फिल्म के बारे में, गाना रह गया। तो मैं तो तेरे हसीन ख्यालों में खो गया। लाला दशरथ संगीतकार हैं, फिल्म का संग्राम, फिल्म का पता नहीं, संगीतकारों का भी नहीं मालूम, गाना रह गया। ढलती जाए रात, एक ही गीत के जरिए लच्छी राम जी ने भी अपना रंग दिखा दिया। पंख होते तोड़ आती रे, रामलाल जी का संगीत भी बहुत गूंजा, लेकिन वो कामयाबी उनके हिस्से नहीं आई। जिस दिन वो गीत आया, सारंगा तेरी याद में, लोगों ने कहा लो भाई कल का संगीतकार आ गया है, सरदार मलिक। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ना जाने क्या होता है, आप बेहद काबिल होते हुए भी बहुत कामयाब हो पाएँ, ऐसा होता नहीं। कितने संगीतकार, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, संगीतकार विजय सिंह जी, कुछ पता नहीं उसके बाद में। रोड टू सिक्किम फिल्म का कुछ पता नहीं। हाँ, मुकेश साहब का ये गाया हुआ गीत रह गया। बस अब ये सॉन्ग चलते, किशोर कुमार ने अपनी जगह, मेरे महबूब कयामत हो। किशोर कुमार जी क्या है, वो फास्ट सॉन्ग भी गाते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हिंदी फिल्म्स के संगीत में परिवर्तन 1969 में आता है। एक गीत पंचम ने बनाया, पंचम जो कि अपनी जगह बना चुके थे 1966 में तीसरी मंजिल के गीतों के जरिए। एक गीत बनाया, तुम बिन जाऊं कहाँ। एक तरफ तो ये गीत जो है रफ़ी साहब ने गाया, दूसरी तरफ ये किशोर कुमार ने गाया। बिना का गीतमाला उस ज़माने का इंडेक्स था। मैं याद करता हूँ हाथ जोड़कर अमीन सैनी साहब को, जिन्होंने हमारे जीवन में इतना सुख बरसाए रखा, तो वहाँ ये किशोर वाला गीत ज़्यादा चला। और कुछ धूमिल सी हो गई छवि रफ़ी साहब की, उनके गाने कम हो गए। किशोर कुमार का तो सुनामी की तरह से वो छा गया बंदा, और देर तक वो सिलसिला चलता रहा। लेकिन आखिरकार हमारा बादशाह जो है संगीत का, जिन्हें हम रफ़ी साहब कहते हैं, उन्होंने तार लगाए, ये मस्तियाँ ये बहार। ये राजेश रोशन का कमाल था। और रफ़ी साहब की ये जो सुर हैं, इसके बाद पंचम ने फिर उन्हें लिया,
चांद मेरा दिल। अब यहाँ मैं इसलिए रुक जाता हूँ भाई, इससे आगे के गीतों के बारे में बस कुछ गीत मुझे गुलजार साहब की फिल्म्स के पसंद आते हैं, लेकिन संगीत जो मेरा 50s और 60s का, उसका परिवर्तन बड़ा तेज़ी से हुआ, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा के अंदर नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स आए उन्होंने संगीत का रंग बदल दिया। तो वो आराधना के अंदर दो गाने जो एस डी बर्मन साहब के हैं, मेरे सपनों की रानी और रूप रूप तेरा, ये तो कल्ट सॉन्ग्स बन गए और किशोर कुमार को इनसे बहुत फ़ायदा हुआ। रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश साहब और हेमंत कुमार, मन्ना दा, तलत महमूद छाए रहे। लेकिन इन्हीं में बीच में जब एक आवाज़ अचानक सुनाई देती है फीमेल सिंगर्स में, बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, ये सुमन कल्याणपुर की आवाज़ थी, बहुत ही सुरीली, न तुम हमें जानो, बस ये चलता रहा सिलसिला। और मैं आज जो अचानक याद कर रहा हूँ इन गीतों को, इसलिए याद कर रहा हूँ कि इन दिनों मैं वादियों में, घाटियों में, नदियों में, झरनों में इन गीतों को, मैं आशिक हूँ बहारों का, तो मैं गाता फिरता रहता हूँ। तो मुझे बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं अपने संगीतकारों का, गीतकारों का, गायकों का, जिन्होंने ऐसे ऐसे गीत बनाए, और फिर हमारे अदाकारों ने जिस तरीके से उन्हें पर्दे पे पिक्चराइज किया। रफ़ी साहब गा रहे हैं दिलीप साहब के लिए, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। अब इधर ये दिल न होता बेचारा गा रहे हैं किशोर कुमार देवानंद के लिए, और मुकेश साहब ने तो कितने गीत, जाने कहाँ। अब दरअसल सच ये है, मैं जो उम्र के उस पड़ाव पर हूँ जीवन संध्या की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ मेरे पास अतीत में ही सब कुछ है, तो इन गीतों को बैठे हुए मैं याद करता रहता हूँ। बहुत उपकार किया हम पे मीन सयानी साहब ने, वो गीतमाला की छाँव में का जो उनका 52 CD का सेट है, मैं तो अब उसी को सुनता रहता हूँ, चाहे कार में कहीं जा रहा हूँ तब, घर में कहीं बैठा हूँ तो। और वो गीतों में अचानक कोई गीत ऐसे उभर के सामने आ जाते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ सचमुच वो दौर क्या था, क्या संवेदनशीलता थी और क्या टीम वर्क था। शैलेंद्र जी ने गीत लिखा, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई और लता जी ने गा दिया। तुम्हें याद करते करते, मुझे मिलने का भी बहुत सारे लोगों से मौका मिला। कैफ़ी आज़मी साहब की कैफियत, उनसे मुलाकात हुई। लेख टंडन जी से तो अक्सर ही मुलाकात होती है, और इस सब का श्रेय मेरे मित्र कमलजीत को जाता है। कहीं एक मासूम, उनके किरदार पे पिक्चराइज रफ़ी साहब का ये गीत। तो इधर रमेश तलवार साहब से भी पिछले दिनों बातचीत हो रही थी, विनोद खन्ना, राज कपूर, देवानंद, इन सब तक, गुलजार साहब तक पहुंचने का रास्ता मेरे लिए कमल जी साहब के ज़रिए ही हुआ, लेकिन विनोद खन्ना भी। तो मुझे अच्छा लगता है शबाना आज़मी, जावेद अख्तर साहब, इन सब से मुलाकात हो सकी। लेकिन आज का जो दौर है उसमें जो नीरसता आ गई है मशीनीकरण की वजह से, और अब जो भावनाओं के अभाव की वजह से, अब इसकी वजह से मैंने तो बैक सीट ले ली, और मैं हमेशा पिछले दौर के, उस दौर के 50-60s के गानों को गाता गुनगुनाता रहता हूँ। अचानक मन किया कि लो भाई, ये जाती जाती सर्दी उत्तर भारत में, और याद आते आते वो गरम गरम खूबसूरत से, कभी कभी ठंडे ठंडे, दिल को बहलाने और सहलाने वाले गीत। और इसलिए सुबह सुबह मैंने सोचा उन सभी को समर्पित किया जाए अपना ये छोटा सा प्रोग्राम, नन्हा सा, जिसमें कोशिश की है, सारे थोड़ी छू सकता हूँ भाई, हज़ारों गीत बन चुके हैं, हज़ारों गीत बन चुके हैं, लेकिन ये वो समय है कि ये आया अप्रैल का महीना, पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और ये आ गया मार्च जब आवाज़ आ गई। तो आवाज़ का आ जाना भी हिंदी फिल्म्स में बहुत इम्पॉर्टेंट वो था। बहुत सारे सिंगर्स और भी थे, लेकिन जैसे भूपेंद्र बड़े अच्छे सिंगर, मनहर बहुत अच्छे सिंगर, लेकिन अब मैं कितने लोगों का जिक्र कर सकता था। छोटी सी बात कह कर के चुप हो जाता हूँ, क्योंकि बस इतना सही कहना ठीक होता है, फिर और कुछ कहने का मौका मिलता है फिर कह लेता हूँ। लेकिन हिंदी फिल्म्स के संगीत ने मेरे जीवन पे बड़ी ही रौनक रखी है, खुशी की। हमेशा कॉलेज में पढ़ा था भले ही मैं रहा, लेकिन वो संगीत मेरे पैरेलल चला, और जब मैं रिटायर हो गया 2013 में, तब तो मैंने फुल टाइम इसको ले लिया है। यूट्यूब के ज़रिए अपने वीडियोज़ पे इस सब को मैं परोसता रहता हूँ। हाँ, कुछ दोस्त मेरे उसको कबूल भी करते हैं। बड़ा खूबसूरत सुहाना सा दिन शुरू हुआ है।